डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में दो नए टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर और दूसरा टॉपिक है अपना आज का क्वांटम नंबर्स। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर और क्वांटम नंबर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो ये दोनों टॉपिक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के जो हल होते हैं वो एक्चुअली इक्वेशन की फॉर्म में होते हैं और इन इक्वेशंस को हम तरंग फलन के नाम से जानते हैं और तरंग फलन को हम साई से इंडिकेट करते हैं। यदि हम इनको कंपेयर करें तो ये तरंग के आयाम के समकक्ष इसको हम मान सकते हैं और हम जानते हैं कि तरंग के आयाम का वर्ग होता है वो तरंग की तीव्रता के समानुपाती होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो तीव्रता यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता आती है। इसका मतलब ये है कि साई स्क्वायर का मान जिस पॉइंट या जिस रीजन में अधिक होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी अधिक होगी और किसी पॉइंट पर यदि साई स्क्वायर का मान 0 है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। फर्दर हम साई के गुणों की बात करें तो सबसे पहला जो गुण है वो है साई एक मानी होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए साई के दो मान नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसी पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है वो डिफरेंट है। तो इस प्रकार की कोई कॉन्ट्राडिक्शन स्थिति नहीं हो तो इसके लिए सिंगल वैल्यूड है प्रॉपर्टी है इसकी साई की वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है साई कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि साई में जो चेंजेस आते हैं वो अचानक से नहीं आए, वो कंटिन्यूस लगातार चेंज होना चाहिए। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे नाभिक से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यदि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कुछ है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता उसके नेक्स्ट पॉइंट पर कभी भी 0 नहीं होगी। एक पर्टिकुलर डिक्रीजिंग मैनर में धीरे धीरे वो कमी आती है पाए जाने की प्रायिकता में, फिर पर्टिकुलर पॉइंट पर वो 0 होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बहुत ज़्यादा हो और उसी के नेक्स्ट पॉइंट पर बिल्कुल 0 हो जाए। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट है साई वो फाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि नाभिक से अनंत दूरी की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता वो 0 हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन अवश्य पाया जाना चाहिए और इसके लिए एक इंटीग्रेशन इक्वेशन है जिसकी लोअर लिमिट है -∞, अपर लिमिट +∞, साई स्क्वायर dx dy dz इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब जो इस रेंज में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता का योग है वो 1 होना चाहिए। फर्दर हम बात करें कि साई स्क्वायर की सही व्याख्या के लिए हमें एक वॉल्यूम एलिमेंट चाहिए होता है d-τ, और d-τ एक काफ़ी सूक्ष्म क्षेत्र है। पर्टिकुलर किसी सूक्ष्म क्षेत्र जिसको हम d-τ से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता हम निकालना चाहें, जानना चाहें तो उस बिंदु पर पर्टिकुलर उस पॉइंट पर साई और साई स्टार को उस आयतन से गुणा करते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता वो हमें प्राप्त हो जाती है। जनरली हम साई की बात करें तो जब ये साई नॉर्मलाइज नहीं होता तो हम
यहाँ पर कई प्रॉब्लम्स आ जाती है। साई के कई काल्पनिक मान संभव होते हैं, तो हमें पर्टिकुलर पता नहीं चलता है कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो क्या है। तो इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए हम साई को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डी टॉ के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसके लिए जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इस इक्वेशन का वो ये होगा। यहाँ पर एक समाकलित इक्वेशन है जिसकी लोअर लिमिट है -इन्फिनिटी, अपर लिमिट +इन्फिनिटी, साई स्टार डी टॉ इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, तो यहाँ पर जो वैल्यूज हमें प्राप्त होगी वो वास्तविक होगी। अगर हम बात करें यदि तरंग फलन सामान्यकृत हो तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो होगी साई इंटू साई डी टॉ इज इक्वल टू 1। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्वांटम नंबर्स। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के जो हल होते हैं उनसे प्राप्त हुए फंक्शंस की सहायता से हम जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल कर रहे होते हैं तो उस समय हमें 3 पूर्णांक इसमें इंक्लूड करने होते हैं, और ये 3 पूर्णांक जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण में सम्मिलित किए गए हैं इन्हें हम क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं, जिनमें पहली क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम, और सेकंड है एजीमुथल क्वांटम, और थर्ड नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर 3 जो पूर्णांक है एक्चुअली ये क्वांटम नंबर्स होते हैं। फोर्थ क्वांटम नंबर की बात करें तो ये तरंग समीकरण में इंक्लूडेड नहीं होती, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन की स्टेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पर 4 क्वांटम संख्याएं बताई गई है, जिनमें पहली मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरी एजीमुथल या द्वितीय क्वांटम संख्या, और थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्वांटम नंबर है ये हमें बहुत सी जानकारियाँ देती है, जिनमें उस कोश की ऊर्जा के बारे में बताती है। जनरली n है वो कोश सेल जिसको कहते हैं या ऑर्बिट जिसको कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करती है, और इसके जो वैल्यूज़ होती है वो 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जीरो नहीं होती या भिन्नात्मक नहीं होती। तो एक तो ये बताती है कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है, तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि परमाणु का आकार क्या है, उसकी साइज़ क्या है, और एक ये ऊर्जा के बारे में बताती है। और साथ में हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन जिनके लिए n का मान कम होगा उनकी नाभिक से दूरी भी कम होगी, और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे अट्रैक्शन फोर्स से, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है उससे स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को यदि हम निकालना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, सेपरेट आइसोलेट करना चाहिए, तो वहाँ पर हमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के लिए जिनके लिए n का मान कम है उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू अधिक होती है, और जो नाभिक से काफ़ी दूर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिनके लिए n का मान अधिक होगा, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, नाभिक के अट्रैक्शन फोर्स के साथ वो काफ़ी दुर्बल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स को आइसोलेट करने के लिए हमें कंपैरेटिवली कम एनर्जी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू है, वो कम है। फर्दर हम बात करते हैं कि n का मान जैसे हमने कहा कि 1 है, 2 है, 3, तो इनको जनरली हम कई बार अल्फ़ाबेटिकली लेबलिंग करते हैं इनकी। 1 के लिए k है, 2 के लिए l है, 3 के लिए m है, 4 के लिए n है।
हम बात करें कि एक कोष में या एक सेल में या एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। नेक्स्ट क्वांटम नंबर की हम बात करें तो ये क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम। इसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो सेल होती है इसमें सब सेल्स पाए जाते हैं, तो इनके बारे में ये हमें बताती है। इसके मानों की बात करें तो इसके मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। हम यदि फाइन स्पेक्ट्रम्स की बात करें तो यहाँ पर जो फाइन स्पेक्ट्रम है इसकी व्याख्या हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के आधार पर कर सकते हैं। एक्चुअली जो मुख्य ऊर्जा स्तर होता है वो फर्दर कई उप ऊर्जा स्तरों में डिवाइडेड रहता है, तो जो फाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें जो लाइंस होती हैं तो इनकी व्याख्या हम n के मानों के आधार पर नहीं कर सकते, l के मानों के आधार पर इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब यहाँ पर मुख्य ऊर्जा स्तर में उप स्तर तथा कक्षक बताए गए हैं। हम बात करें n=1 तो यहाँ पर पहला जो कोष है उसमें केवल एक ही उपकोष होता है जिसको हम बोलते हैं 1s, और इसमें एक ही कक्षक होता है जिसको बोलते हैं 1s। n=2 की बात करें तो यहाँ पर दो उप ऊर्जा स्तर होते हैं या ये उपकोष होते हैं जिनमें एक 2s होता है, एक 2p होता है। फर्दर हम इनमें ऑर्बिटल्स की बात करें तो 2s में एक ही होता है जिसको हम 2s कहते हैं, जबकि 2p में 3 कक्षक पाए जाते हैं जिनको हम px, py, pz से लेबल्ड करते हैं। n=3 की बात करें तो यहाँ पर n का मान 3 है, तो इसमें जितने यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी कि जो n का मान जितना है उतने उसमें उप ऊर्जा स्तर होते हैं। यहाँ पर n का मान 1 है तो यहाँ पे उप ऊर्जा स्तर भी 1 ही होगा, 2 है तो यहाँ पर उप ऊर्जा स्तर 2 होंगे, यदि 3 है तो यहाँ पर उप ऊर्जा स्तर भी 3 होंगे। अब हम 3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 सबसेल होंगे, 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। फर्दर हम इनमें ऑर्बिटल्स की बात करें तो 3s में एक ही ऑर्बिटल पाया जाता है, कक्षक पाया जाता है, 3p में 3 पाए जाते हैं और 3d में 5 पाए जाते हैं। तो ये जो लाइंस हैं एक्चुअली हम जो स्पेक्ट्रम फाइन स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं तो ये जो डिवाइड होते हैं, जो स्पेक्ट्रम लाइंस डिवाइड होती है फर्दर, तो इनको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के आधार पर बता सकते हैं। इसके साथ हम बात करें कि जो l के मान होते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। जैसे l का मान यदि 0 है तो इस प्रकार के सब सेल को हम s कहेंगे, यदि 1 है तो इसको p कहेंगे, यदि 2 है तो इसको हम d कहेंगे, यदि 3 है तो इसको f कहेंगे। और ये स्पेक्ट्रम की जो लाइन है उनसे ये डेराइव किए गए हैं। जैसे सांप है, सांप से हमने S लिया, प्रिंसिपल से P लिया, डिफ्यूज से हमने D लिया और फंडामेंटल से हमने F लिया। अब हम बात करें कि इनका जो एनर्जी लेवल्स है डिफरेंट सबसेल्स का, तो L के मान बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा है वो भी इनमें बढ़ती है। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो ये होगा, सबसे कम ऊर्जा S की है, उसके बाद में S से ज़्यादा P की है, P से ज़्यादा D की और D से ज़्यादा F की है। यहाँ पर ये इनके L के मान के साथ इनके पदनाम को कोरिलेट किया गया है। 0 के लिए S है, N का मान यदि 1 है तो उसमें एक ही उपकोष होता है और एक ही कक्षक होता है, और इसके लिए हम S से अल्फ़ाबेट काम में लेते हैं। 2 तो यहाँ पर यदि n का मान 2 है तो यहाँ पे उपकोष भी 2 होंगे,
एक के लिए एल का मान 0 होता है, दूसरे के लिए 1 होगा। जहाँ 0 मान है तो उसके लिए पदनाम हम एस काम में लेते हैं, और जहाँ पर एल का मान 1 है उसके लिए हम पी लेते हैं। यदि एन का मान 3 है तो यहाँ पर 3 ही उपकोष होंगे, एक जिसके लिए एल का मान 0 है, एक 1 और एक 2, और इनके रेस्पेक्ट में हमने ये पदनाम इनके लिखे हैं। एन का मान यदि 4 है तो इसमें एल के मान कुल मान 4 होंगे, 0 से लेकर n-1 तक। तो n का मान 4 है तो 0 से लेकर 3 तक होंगे, 0, 1, 2, 3, और इनके रेस्पेक्ट में डिफरेंट इनके पदनाम दिए गए। फर्दर हम बात करें कि जो कक्षक का जो आकार है, आकृति है, तो ये जो शेप होती है कक्षकों की, इसका निर्धारण हम L के मानों के आधार पर करते हैं। डिफरेंट L वैल्यूज के लिए डिफरेंट शेप होती है कक्षकों की। जैसे हम S के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो S के लिए L का मान 0 होता है, और S कक्षक का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है। अब हम P कक्षक की बात करते हैं तो P के लिए L का मान 1 होता है, और इसकी जो आकृति होती है वो डम्बल शेप होती है। D की यदि हम बात करें तो D के लिए L का मान 2 होता है, और इसकी आकृति डबल डम्बल शेप होती है। और F की बात करें तो F की जो शेप होती है F ऑर्बिटल्स की, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो किसी भी एलिमेंट के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम सबसे पहले नंबर लिखते हैं, और ये नंबर मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। उसके बाद में जो हम S, P, D, F जो लिखते हैं, एक्चुअली ये सबसेल होते हैं, और ये L के मान हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर किस सबसेल के लिए L का मान कितना होगा, तो ये हम जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम नंबर है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की चारों ओर मूव करता है, और कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है तो उसके द्वारा दो प्रकार के फील्ड जनरेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है, और हम जब स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रहे होते हैं तो वहाँ पर यदि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आउटर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और फर्दर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कई फाइन लाइंस में डिवाइड हो जाता है। इस इफ़ेक्ट को हम जीमान इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो 3D स्पेस में जो ऑर्बिटल होते हैं इनके ओरिएंटेशन या अभिविन्यास को बताता है। और इसके हम मानों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो मान होते हैं वो होते हैं -L से लेकर +L तक, और जिसमें 0 है वो भी सम्मिलित होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि m के मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि n का मान हम 1 मान लें तो 1 के लिए l का मान 0 होगा, तो m का मान भी 0 होगा। फर्दर हम बात करें m के टोटल मान कितने होंगे, वो होंगे n²। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो टोटल मान 1 है, और 1 है वो कितना है, 0। अब हम बात करते हैं यदि n का मान 2 हो तो l के मान भी 2 होंगे, 0 और 1। 0 के रेस्पेक्ट में यदि हम m की बात करें तो ये 0 ही होगा, लेकिन 1 के रेस्पेक्ट में यदि टोटल m वैल्यूज़ की बात करें तो ये -L से लेकर +L तक होता है। -1 होगा, 0, +1। हमने कहा था कि -L से लेकर +L तक होता है जिनमें 0 सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार टोटल मान कितने हो गए, n² मतलब 4। तो यहाँ पर 1 0 है, 1 -1 है, 1 0 है, और 1 +1 है।
तो 3 वैल्यूज़ m की इसके रेस्पेक्ट में आई और 1 वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में, तो टोटल 4 मान m के यहाँ प्राप्त हुए। अब हम बात करते हैं, यदि n का मान 3 हो तो l के मान भी 3 होंगे, 0, 1, 2। अब हम 0 के रेस्पेक्ट में यदि m वैल्यूज़ की बात करें तो ये 0 ही होगा। l के रेस्पेक्ट l इज इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में यदि m वैल्यूज़ की बात करें तो ये -1, 0, +1 होंगे। और 2 के रेस्पेक्ट में यदि m वैल्यूज़ की बात करें तो -2, -1, 0, +1, +2 होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टोटल m के मान है वो n² होते हैं। तो यहाँ पर n² मतलब n का मान 3 है, तो टोटल m वैल्यूज़ 9 होगी, जहाँ एक ये है 0 के रेस्पेक्ट में 0 है तो एक ये, 1 के रेस्पेक्ट में टोटल 3 वैल्यूज़ हैं तो ये 3 है, और 2 के रेस्पेक्ट में 5 वैल्यूज़ हैं तो +5 है। इस प्रकार टोटल वैल्यूज़ m की 9 होगी। नेक्स्ट हम क्वांटम नंबर की बात करें तो ये चौथी क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या। हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है एक अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये 2 प्रकार से होता है। एक तो ये नाभिक की चारों ओर मूव करता है और साथ में अपनी एक्सिस पे ये स्पिन करता है, और ये स्पिन 2 प्रकार का होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और इनकी वैल्यूज़ की बात करें, एस इसको हम स्मॉल एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यूज़ की बात करें तो क्लॉकवाइज यदि स्पिन हो रहा है तो इसके लिए हम एस का मान बताते हैं +12, और यदि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए एस का मान होगा -12। और जैसे हम जो बॉक्स रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, हम जब लिखते हैं तो कई बार हम बॉक्स रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हम एरो की फॉर्म में शो करते हैं। तो +12 के लिए हम अपवर्ड डायरेक्शन वाला एरो काम में लेते हैं, जबकि एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12 के लिए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एरो है वो साइन काम में लेते हैं। या साथ में हम इनको प्लस और माइनस से भी शो कर सकते हैं, +4 क्लॉकवाइज और -4 एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफली एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि जो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मुख्य जो स्तर है या जो सेल है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्य क्वांटम नंबर से, और ये परमाणु के आकार और जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। और हम बात करें L की, तो L उप ऊर्जा स्तर के बारे में हमें बताता है, और साथ में ये जो कक्षक की आकृति है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और हम बात करें M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो ये कक्षकों के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, और जनरली ये कक्षक को रिप्रेजेंट करता है M। तो यहाँ पर ये जो हमने बात की कि n का मान यदि 1 है तो L का मान n-1 होगा, 0 से लेकर n-1, तो यहाँ पर 0 होगा। और इसके लिए पदनाम होगा, L का मान 0 होता है तो हम पदनाम S काम में लेते हैं, और कुल उपस्तर होते हैं वो = n होते हैं। तो यहाँ पर 1 है n का मान, तो इसमें 1 के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स हैं वो भी 1 ही होंगे। 2 की बात करें तो 2 के लिए 2 होंगे, एक S होगा, एक P होगा। 3 के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ 3 होंगे, S, P, D। फर्दर हम बात करें कक्षक की, तो हमने ये L वैल्यूज़ के आधार पर हमने M की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है उनको ज्ञात करने का तरीका हमने डिस्कस किया है अभी। तो इस प्रकार से ये एक टेबल में शो किए गए हैं N, L और M वैल्यूज़, और इनके अकॉर्डिंग हम बात करें इलेक्ट्रॉन
की जो कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया था कि किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2n² फिल किए जा सकते हैं। और एक कक्षक की बात करें तो एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और हम बात करें कि L के रेस्पेक्ट में, तो L के रेस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं, वो होते हैं 2 × 2l+1। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।